नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं समय राष्ट्रीय न्यूज़। महाराष्ट्र में लगातार महिलाओं के दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र में चिंता की जा रही है और साथ ही साथ बैठक पे बैठक हो रही है कि आखिर इसे किस तरह से निपटा जाए। इसी बीच हमारे साथ नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं उसे किस तरह से ये देखती है। सुंदरी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है समय राष्ट्र न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं लगातार, इसको किस तरह से आप सबसे पहले देखना चाहेंगी? और हमेशा जब भी इस तरह के कुछ मामले हुए हैं, चाहे उन्नाव का मामला ले लिया जाए, दिल्ली का मामला ले लिया जाए, सुंदरी ठाकुर मुंबई में एक लौती ऐसी शख्सियत होती थी जो बाहर सड़कों पर निकलकर कैंडल मार्च की जाए या फिर रैली की जाए या मोर्चा निकाला जाए, इस तरह की चीज़ें होती थी। इस बार क्यों वो चीज़ें नदारद है? पहले तो मैं ये इंटरव्यू सच बोल रही हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में, जो महिलाओं के विषय की बात कर रही हूँ, मैं बहुत आहत हूँ। आहत इसलिए हूँ कि आपने शायद देखा होगा, आप तो काफ़ी सालों से, काफ़ी लोग हैं जितने मेरे करीब वाले, आप जैसे कितने सोशल मीडिया वाले जितने भी हमारे भाई हैं, सारे ऑलवेज़ मेरे को फ़ोन करते हैं, हमेशा, ये आपको पता है। और पहले मैं बहुत खुश नहीं होती थी, मतलब लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का ऐसा लगता था कभी तो राहत मिलेगा। अभी आके मुझे ऐसा लगता है कि 17 साल से मैं एक ही रोना गा रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, बोल रही हूँ, रैली निकाल रही हूँ, कैंडल मार्च, जैसे कि अभी आपने कहा। मैं खुद थक गई हूँ। वो इसलिए थक गई हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ, वैसे नहीं थकी हूँ। वैसे आज भी आप बोलो, जिसका क्या करना है वो करूँगी अगर गलत किसी ने किया है तो। लेकिन इससे मैं इसलिए आहत हूँ, सेंटर से लेके और ओवर, और अपने महाराष्ट्र में तो मैं रहती हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा आहत हुई हूँ। मतलब आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हम बहुत गर्व से कहा करते थे, कहीं भी ऐसा होता था, देखा सलामा जी, हमारे बॉम्बे में हम लोग कितना सुकून का लाइफ जीते हैं, आज वो हम नहीं कह सकते। पहले हम यूपी का, दिल्ली का कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, इतनी बड़ी सिटी में क्यों ध्यान नहीं देते हैं, क्यों सेंट्रल ध्यान नहीं देती है, क्यों वहाँ के स्टेट यूपी का ध्यान नहीं देता है। अब मेरे पास ये शब्द बंद हो गए, मैं डिबेट नहीं कर सकती यूपी वालों से। पहले मैं भर के डिबेट, आपको याद होगा कि हमने मुलायम सिंह जी को डिबेट में मैंने उनकी बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत सुरक्षित थी। मैं, यानी कि मेरी जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, एज अ लेडी। लेकिन अब जो महाराष्ट्र के हालात हुए हैं, ये आई थिंक सो 1 ईयर में हुआ है, पहले इतना नहीं था। ठीक है, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, कहीं कुछ ना कुछ होता है तो चलो ठीक है, उस बात को हम थोड़ा बहुत सुन लेते थे, वो भी 6-8 महीने साल में। और अभी आके आप देखते हैं कि अगर आज हुआ है, कल परसों, मैं उस बात से सबसे ज़्यादा आहत हूँ कि जो हमारे महाराष्ट्र के बादशाह कहलाए जाते हैं ना, पवार साहब, और वहाँ हो गया तो सोचो कहाँ रुकेगा। और उस पर क्या एक्शन हुआ वो देखो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो निर्भया के टाइम से बना है, आपको भी पता है। हमने मोदी जी को रिक्वेस्ट किया था, जब मोदी जी आने वाले थे, जब हमने रिक्वेस्ट किया था, मैं वो चैनल का नाम भूल गई, काफ़ी उस पर मैंने किए हैं, शायद आशुतोष थे, कौन थे उसमें। तो मैंने जब कहा था कि मोदी जी आप आ रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन निर्भया के केस में हमें राहत दी जाए और उसका इंसाफ होना चाहिए। उस वक्त में थोड़ी हमें राहत मिली थी, मोदी जी आए और उनको सज़ा हुई। ठीक है, कहीं तक सज़ा तो बुली उनको, राहत तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कहीं स्टेप नज़र आया कि कुछ तो स्टेप लिया गया। उसके बाद आम पार्टी ने 18 साल के बच्चे को उसको निकलवा दिया कि वो तो माइनर है, और उसको पैसे भी दिए गए, मतलब आपने बढ़ावा दिया उसको। मैं बहुत आहत हुई, लेकिन उस बात पे भी हमने बहुत सी चर्चाएं की, उसका कोई तोड़ नहीं हुआ। लेकिन आज सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी इस मामले के अंदर।
वो तो मैंने आपको थोड़ा बताया कि महाराष्ट्र सरकार से मैं बहुत आहत हूँ। और रहा पुलिस का सवाल, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ हर कोई करता है। आज वो इतना पुलिस के ऊपर बर्डन है जब से कोरोना आया है कि उनको खुद नहीं पता वो घर कब जाते हैं। पहले तो मैं न्यायालय से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जब तक कानून चेंज नहीं होगा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। आप पकड़ लीजिए, कर लीजिए, क्या होने वाला है उससे? कुछ नहीं होने वाला है। होगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, उसको हम कानून को चेंज करेंगे, नया प्रावधान तब तक नहीं लाएंगे। फास्ट ट्रैक कर लो, स्लो ट्रैक कर लो, सिर्फ ट्रैक ही ट्रैक रहेंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। जिसका जाता है तकलीफ उसको होती है। एक लड़की 14 साल की जनवरी से गायब है। पुलिस में कंप्लेंट थी, आप बताइए मुझे। आपने क्वेरीज की, पुलिस में कंप्लेंट है उसकी, पेरेंट्स ने कराई है। अगर पेरेंट्स ने कराई है तो फिर मैं यहाँ कहीं हद तक पुलिस को जिम्मेवार ठहराऊंगी। अगर पुलिस ने कंप्लेंट की तो क्यों नहीं क्वेरीज की गई? और अगर घर वालों ने नहीं बताया है तो फिर घर वाले इसके बहुत बड़े दोषी हैं। शायद उस बेटी का दर्द वो नहीं समझ रहे थे और ना समझना चाहते थे। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। इसलिए ये 2 वर्ड मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि जनवरी का बच्चा गायब हुआ और सितंबर में मिल रहा है, तो ऐसे कैसे हुआ? माँ बाप जो आपको पता है ना, जो मतलब जिनके पास खाने को भी नहीं होता, मैंने ऑटो भाड़ा देती हूँ और मेरे कितने इंटरव्यूज़ होते हैं। एक बार कहीं से भी किसी के थ्रू कोई मेरे जैसा, मुझे छोड़ दीजिए, किसी के पास जाते तो कम से कम आज ये बच्ची की दुर्दशा नहीं होती। और महाराष्ट्र सरकार से तो इतनी आहत हूँ, बहुत ज़्यादा आहत हूँ इस मामले के अंदर। डे बाय डे बड़े बड़े हो रहे हैं इंसिडेंट्स। कब रुकेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे और इन्हें कौन रोकेगा? जब आप सत्ता में बैठे हैं, आप नहीं कर सकते, हम तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए अब बोलना भी कम कर दिया, कहना भी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। जब हम आपको इंटरव्यू भी देते हैं ना तो हमारा दिल रोता है कि ये बहुत ज़्यादा, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, किसी की भी वाइफ हो, अगर जिसका जाता है उसको वो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। हम तो बात करके चुप हो जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आपको लगता है कि ये पूरा मामला है, उसे राजनीतिक तूल भी दिया जाता है, कई बार इस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे आप कि क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली कैसा है ना, मैं जहाँ राजनीति, मुझे कॉल आती है ना चैनल्स की, कौन बैठा है, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, मनसे के हैं, दिल से हैं, जो भी है, मैं कह देती हूँ भाई वहाँ इतने बड़े लोगों में मेरा क्या काम है? उनके आगे मैं क्या बोल पाऊँगी? बोल को बहुत पा सकती हूँ, लेकिन वहाँ राजनीति चालू हो जाती है। मेरी नीति गिनती में नहीं आती है, वो अपने आप को लड़ने लगते हैं। एक ज़िंदगी में ये कुर्सी वालों ने सिर्फ एलिगेशन ही आपस में लगाना सीखा है, समाधान का कोई इनके पास खुद तोड़ नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के जिस तरह से जिक्र किया आपने, पुलिस का जिक्र किया, एक अच्छी खबर उनके लिए भी है। महाराष्ट्र सरकार ने जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती है, जब महिला पुलिस है, उनके लिए एक राहत की खबर दी गई है कि अब उनकी ड्यूटी जो है, जो पहले 14-15 घंटे वो ड्यूटी करते थे, अब उन्हें 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसको किस तरह से देखते हैं? ओहो, सुपर धमाका है ये तो। ये महाराष्ट्र सरकार ने उनको दिवाली सुपर धमाका दिया है। एज अ महिला इस बात की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ कि महिला की सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, घर भी उसको देखना है, बच्चे भी उसको देखना है, ड्यूटी भी उसको देखनी है, अपने आप को तो वो देख ही नहीं पाती है। मेरी बहुत फ्रेंडें हैं, उनको इवन आईब्रोज बनाने का टाइम नहीं है, यू बिलीव। तो मतलब मैंने भी कल सुना था, अच्छा हुआ आपने जिक्र किया, मैंने भी कल जब सुना और वो पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत यानी बहुत खुश हुई कि ये सबसे अच्छी चीज़ एज अ पुलिस के लिए मैं तो कहती हूँ ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए, जो हमारे इसलिए मैं उद्धव साहब को थैंक यू और होम मिनिस्टर सर को थैंक यू बोलूँगी, डीजी सर को,
मतलब सीपी को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने यहाँ तो महिलाओं की फीलिंग समझी। सर मैं आपको सल्यूट करती हूँ इसके लिए, बट फिर वहीं आ जाती हूँ, उसके लिए बहुत आहत हूँ। जो आज ये घटनाएं हो रही हैं, डे बाय रेप पे रेप हो रहे हैं, 14 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, मतलब और एक नहीं 10 लोग, 20 लोग, मतलब क्या है ये? इसका कोई तो तोड़ कब निकलेगा, कब निकलेगा आप बताइए मुझे। इसका तोड़ जरूर निकलना चाहिए। और जिस तरह से सरकार दावा कर रही है, तोड़ निकलेगा, लिखनेगा नहीं, हम टूट रहे हैं। एक जैसे टूटता है ना आदमी एक एक करके, ऐसे हम टूट रही हैं महिलाएं बॉम्बे की। मैं ये आपको सच बता रही हूँ, मुझे इतने कॉल आए, दीदी ऐसे कैसे हो रहा है, चलो चलते हैं सीएम साहब के यहाँ, वहाँ। भैया मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं रिक्वेस्ट शुरू से करती आई हूँ और वही करूँगी ना। तो मुझे पता है ना धरना प्रदर्शन होके क्या होने वाला है, मुझे उठा के और पुलिस स्टेशन ले जाएगा, एक केस और कोर्ट में और जाऊँ, अपनी सफाई और पेश करूँ। तो वो काम आपको पता है, शायद लाइफ में 17 साल में कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया कि मुझे कोई आए। वैसे भी पुलिस को पता लगता है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बोल भी दूँ मैं धरना प्रदर्शन करूँगी तो तुरंत उनकी कॉल आ जाती है, मैडम आप आइए, आपका पूरा सल्यूशन होगा। तो इस बात में मैं ऑलवेज मुंबई पुलिस को सल्यूट करती हूँ कि कभी मुझे ये नौबत नहीं आई, लेकिन ये चीज़ उनके हाथ में नहीं है। पुलिस आपको लाके दे देती है आरोपी, ठीक है, ये गलत है कि इतने दिन से है तो ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो एविडेंस लाके दे देती है, आरोपी लाके दे देती है, वो आपका कोर्ट के ऊपर है। आपकी जुडिशरी क्या कर रही है, क्या उनको पनिश कर रही है, उनके हाथ वहीं तक रहते हैं, उसके आगे वो चले जाते हैं। तो वो आहत हूँ। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी, और मैं 3-4 अभी इंटरव्यू हो चुके, सब में एक ही चीज़ कह रही हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ सर आप ही निकलवा लीजिए इसका सल्यूशन। कोई स्टेट नहीं निकल पाए, कम से कम मैं गर्व से फिर ये तो कह पाऊँगी कि मेरे महाराष्ट्र से चालू हुआ है, आप भी आपके स्टेट में चालू कीजिए। तो ये तो मुझे मौका दे दीजिए सर, एक मौका तो आपने मेरा, इतने सालों से मैं गर्व से कहती मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मेरे महाराष्ट्र में अगर ऐसा हो तो वहीं कि मैं लोग उसको क्या कर देंगे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे शब्द सर, मेरा मुंह सिल चुका है, शब्द बंद हो गए हैं। कम से कम ये तो कम से कम मुझे बोलने का मौका फिर से दे दीजिए कि हमने गुहार लगाई थी और हमारी सरकार ने वो सुना। आप ही ये करवा लीजिए, अपने स्टेट में करवा लीजिए, बाकी का फिर हम दूसरे स्टेट को कह सकते हैं। मैं मेरा घर संभालूंगी तो दूसरे का घर देखूंगी। इसके अलावा जिस तरह के जो माहौल अभी चल रहे हैं, कोरोना का माहौल चल रहा है, जिसको लेकर वैक्सीन को लेकर ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, फोर्स नहीं कहना चाहूँगा, जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीन लिया जाए लोगों का, लेकिन इसी बीच कोवैक्सीन का एक मुद्दा जो है वो सामने आया है कि जो लोग कोवैक्सीन ले रहे हैं उन्हें विदेश में एंट्री नहीं मिल रही है। इसे किस तरह से आप देख रही हैं? ये आपने बहुत अच्छी मेरी दुखती दक पे हाथ रख दिया, और लोग 1-1.5 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी जो पेरेंट्स के बच्चे एक्चुअली बाहर हैं तो वो आ नहीं सकते, और पेरेंट्स जा नहीं सकते इंडिया से, जिन्होंने, वो जा रहे हैं जो जा सकते हैं, जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उसे बाहर जाना अलाउड नहीं है, आउट ऑफ इंडिया। सो ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे स्टेट में बाहर ही आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हर स्टेट का बच्चा, छोटे से छोटे गांव के बच्चे आजकल फॉरेन में जा रहे हैं। तो पेरेंट्स बहुत आहत है, मेरे पास इतनी कंप्लेन है, बोला मैडम कुछ तो आप करो, आप जब करती हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है, लोगों को ऐसा ट्रस्ट है, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर लेती हूँ, मगर लोगों को ट्रस्ट है और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों को फेथ भी है। तो मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर ये क्योंकि ये स्टेट का काम है, सॉरी सेंट्रल का काम है, स्टेट का काम नहीं है ये, तो ये मैं सेंट्रल से कहना चाहूँगी, मोदी जी से कहना चाहूँगी, अमित शाह जी से कहना चाहूँगी कि सर आपको पता है ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉरेन में रहते हैं, पेरेंट्स को 2-2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो गया, उससे पहले बच्चा नहीं आया है तो 3 साल हो गया है, वो बहुत मतलब परेशान है कि वो कैसे जाएं। वो इसलिए कि वहाँ अभी सारे जॉब खुल गए हैं तो अब उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, बच्चों को 2 साल के बाद खुला है तो नो वेकेशन, तो वो भी नहीं आ सकते, चाहकर वो आ सकते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं आ सकते। और पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है
उनको अलाउड नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को पहले सोच लेना चाहिए या बता देना चाहिए। जब भी समझो मैंने वो इंजेक्शन लिया तो मुझे बता देना चाहिए कि मैडम आपका अगर कोई बाहर रहेगा तो अभी अप्रूवल नहीं है, तो आप सोच के लीजिए। तो मतलब लोगों को आप राहत दे सकते थे कह के, ऐसा कि जो भी आया लगा दो लगा दो लगा दो। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया और लगाना भी चाहिए। और जिसने नहीं लगाया है भाई, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ वो भी लगाइए। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कि बहुत बड़ा जनता बहुत दुखी है, आहत है। मोदी जी, इस पे आप निर्णय ले लीजिए, जितना जल्दी ले सकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सीनियर सिटीज़न माँ बाप है, कोई 70 साल कोई 80 साल, वो बहुत आहत हैं कि आप इस पे कोई निर्णय लीजिए। कोवैक्सीन को आप अप्रूवल दीजिए और उसे लाइए और जनता को बताइए। प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे, इस बात पे गौर कीजिए। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए। इस कोरोना की बात निकली है तो जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया है कि डॉक्टर्स जो है वो सबसे अच्छा रोल निभा रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो न जाने कितने महीनों से अपने घर नहीं गए हैं, सिर्फ लोगों की सेवा कर रहे हैं और सिर्फ सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे डॉक्टर्स के केसेस भी सामने आते हैं जहां पर फीस को लेकर जो है वो एक तरह से लूट चल रही है। जो मरीज़ है वो परेशान है क्योंकि पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन चल रहा है और उसके बाद जो परिस्थिति थी तो लोगों के पास पैसे नहीं है। ऐसे में इस तरह से जब फीस बढ़ता है तो लोगों के ऊपर एक बर्डन सा आ जाता है। इसको किस तरह से देख रही है? ये तो मैंने भी बहुत सुना है, बहुत, मतलब बहुत नहीं, बहुत। और मैं कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैंने पैसे दे दे के करवाया है। एक तो सबसे पहले मैं इस बात से बड़ा कि डॉक्टर के पास जाइए, खांसी हो गया, जुकाम होगा, कुछ भी हो गया, आपको इतनी बड़ी लिस्ट दे देगा, ये सारे टेस्ट करा के लाइए। पहले तो ये चीज़ें नहीं थी। बहुत सीवियर कुछ होता था, वो डॉक्टर नहीं थे, उनको डॉक्टरी नहीं आती थी। वो क्या पॉलिश वाले थे, वो भी बहुत नामी नामी डॉक्टर थे। अभी तो डॉक्टर के पास जाना है तो ठीक है, नहीं तो बाद में अगर ज्वेलरी बच गई है कोरोना में किसी के पास, वो बेचनी है, नहीं तो इंटरेस्ट। अब तो इंटरेस्ट पे भी लोग पैसा नहीं देते हैं लोगों को, क्योंकि है नहीं। तो आप बिलीव कीजिए, मैं शॉक्ड हूँ। जो डॉक्टर 800 से 1000 रुपये के अंदर, फिजिशियन की बात कर रही हूँ, सर्जन का तो 5000 और 8000 फीस हो गया सर्जन का। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से प्लीज़ सर इस पे गौर कीजिएगा। उद्धव जी, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी और मैं नहीं, पूरी जनता महाराष्ट्र की आपकी आभारी होगी, ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 800, 700, 600 रुपये लेते थे ना फीस, फिजिशियन डॉक्टर, उनकी डायरेक्ट 3000 रुपये। वो भी वीडियो कॉलिंग करेंगे तो भी पहले अकाउंट में डाल दीजिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब वीडियो कॉलिंग से थोड़ा बहुत चालू तो हो गया है बुलाना, वो भी आप डिस्टेंस में बैठिए, दूर से ही तो वीडियो कॉलिंग पे ही बात कर लो भाई। डिस्टेंस में और वीडियो कॉलिंग में कोई फ़र्क, आप अगर देख नहीं रहे हैं कि मुझे कफ जमा या कुछ है, आप खाली साउंडिंग से ही सारा पहचान लेते तो उतना तो वीडियो कॉलिंग पे भी हो सकता है। वो गरीब का ऑटो भाड़ा बचेगा, प्लस टाइम बचेगा, सारी चीज़ें हैं ना। तो मतलब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल मैं तिगाड़ी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एनसीपी, कांग्रेस और अपना शिवसेना, तीनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सर इस चीज़ पे गौर कीजिए। गरीब मर चुका है, 3000 रुपये वो कहाँ से देगा और कैसे देगा? प्लस उसमें इतना बायोडाटा दे दिया जाता है कि पहले ये करके लाओ, उसके बाद हम बताएंगे आपकी कौन सी मेडिसिन चालू होगी, कौन सी नहीं होगी। सो सर ये एक फिक्स कर दीजिए। 500 रुपया आज के टाइम में भी बहुत होता है। 500 रुपीज़ इज़ अ टू मच। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो 500 भी बहुत है, लेकिन मिडिल क्लास फिर भी थोड़ा बहुत। लेकिन आप नीचे तबके के लोगों में जाएंगे ना, कसम से बोल रही हूँ सलामत जी, उनके घर में खाने तक को नहीं है आज की जिनके पास है, अभी भी है,
लेकिन आप जिनके पास नहीं है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। सो मैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये डॉक्टरों के लिए कुछ तो आपको लगाम लगानी चाहिए। ये गरीबों के लिए, सबके लिए है। 500 रुपये इनफ होता है। 3000 रुपये फिजिशियन का फीस, फिर वो एक एक मेडिसिन का जो स्टेप है वो 500 रुपये, 700 रुपये। वो एक बार उसके पास जाओ 5 से 6000 का बिल बनता है। और वो कुंडली दे देता है, वो 4-5 हज़ार की अलग है। और वो वाले लैब पे जाना, वहाँ से ये कराना, क्योंकि वहाँ से भी मिलेगा। तो कुछ तो सोचो आपके घर में भी। मैं तो डॉक्टरों से भी यही कहना चाहूँगी, सर आप लोग भी थोड़ा सा मदद कर दें लोगों की। कहाँ ले जाएंगे इतना पैसा? कोरोना ने भी आपको नहीं, किसी को जो कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है, अभी भी किसी ने सीख नहीं ली तो ज़िंदगी में वो कभी सीख नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आज पैसा हो के भी लोग भिखारी की तरह रोड पे एम्बुलेंस में पेशेंट लेके और थप्पी लेके घूम रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था। तो इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती, तो भी लोग नहीं समझ रहे हैं। सो डॉक्टरों का तो उद्धव जी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे ये अपील करती हूँ। मैं सच में वीडियो बना के डालने वाली थी, वो आप आगे आपने जिक्र किया तो मैंने ये मुझे ऐसा, आज जो भी आपने मुद्दे लिए हैं वो बहुत सेंसिटिव और वो बहुत ज़रूरत के मुद्दे हैं। वो रिक्वायरमेंट है लोगों की आज, और डॉक्टरों की तो इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सर इस पे एक फिक्स कर दीजिए इनकी फ़ीस। सर्जन तो 7000, 8000, 7000, 8000 फीसेस। सोचिए, आप बताइए मुझे। इसके अलावा जाते जाते एक आखिरी सवाल, हमने सुना है कि सुंदरी ठाकुर इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है। नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। मैं कोई चुनावी मैदान में नहीं उतर रही हूँ, ना उतरना चाह रही हूँ और ना उतर रही हूँ। दोनों चीज़ बता रही हूँ, ये तो फाइनल है। बट मैं ये चाहती हूँ मेरी बॉम्बे सेफ हो जाए, और मैंने जो डॉक्टर्स की डिमांड रखी है वो सेफ हो जाए। मैं यहीं चुनाव जीत लूँगी, मैं आपसे ये कह रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है और साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई मांगें की है, डॉक्टरों से कई मांग की है। उम्मीद करते हैं कि उनकी इन मांगों पर जो है वो ज़रूर अमल किया जाएगा और ज़रूर विचार किया जाएगा, ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज़, मुंबई।